सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने जो आपको बीट पढ़ाया था सरफेस टेंशन में वो था एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ओके, और उसके बाद वो कैविटी के अंदर भी हमने देखा था इक्वेशन। अभी हम इस टॉपिक का नेक्स्ट बीट देखने वाले हैं, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट बीट है। सो सियर एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसे हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या रहेगा वो लिखिएगा। ओके, मतलब एग्जैक्टली ये किसके और किसके बीच का एंगल रहेगा। द एंगल enclosed between the tangent plane at the liquid surface and the tangent plane at the solid surface at the point of contact inside the liquid is defined as the angle of contact. तो इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड कांटेक्ट। ओके, लिक्विड कैसे कांटेक्ट कर रहा है और नेचर ऑफ सॉलिड कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। ओके, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग होता है। ओके, लिक्विड को हम 3 वे से क्लासीफाई करते हैं, मतलब जैसे 3 क्लास के लिक्विड्स होते हैं। कुछ लिक्विड्स सॉलिड को वेट करते हैं, तो कुछ लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करते हैं। ओके, तो अलग अलग रिलेटेड वो बीट रहेगा। जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है ना उसके अंदर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, और जिस लिक्विड का डेंसिटी कम है ना तो उसके अंदर कोहेसिव फोर्स बहुत ही कम होता है। आपको पता होगा कोहेसिव फोर्स मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन just 1 minute. The force of attraction between two molecules of the same substance is called as cohesive force, while adhesive force क्या रहेगा? The force of attraction between two molecules of the different substance is called as adhesive force. तो जब कोई भी सॉलिड के साथ लिक्विड कांटेक्ट में आता है ना, तो यहाँ पर 2 तरीके के फोर्सेस एग्जिस्ट होते हैं। सॉलिड और लिक्विड के बीच में एडहेसिव फोर्स, और सॉलिड और लिक्विड के बीच में एडहेसिव फोर्स, और लिक्विड और लिक्विड के बीच में कोहेसिव फोर्स। यहाँ पर मतलब एक कॉमन पॉइंट लेते हैं हम, जहाँ पर इसका कांटेक्ट होता है ना, लिक्विड के सरफेस का और सॉलिड का जो कांटेक्ट होता है ना, तो यहाँ पर हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं। इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखते हैं हम। तो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ना 3 चीजें रहती हैं। एक रहेगा सॉलिड, एक रहेगा लिक्विड और एक रहेगा एयर। लेकिन एयर का आपको पता है डेंसिटी बहुत कम है, इस वजह से इसके इफेक्ट को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये ना के बराबर होता है, उसका कुछ भी इफेक्ट हमें कंसीडर नहीं करना है। रहा सवाल अब लिक्विड का और सॉलिड का, तो अगर कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं सॉलिड को, इस वजह से उनका जो उनका जो कर्व अगर आप देखते हो ना, तो वो कुछ ऐसा होता है, कॉनकेव शेप वो प्रोड्यूस हो जाता है वहां पर एग्जैक्टली। ओके, तो ये कॉनकेव शेप में वो रहते हैं ऐसे लिक्विड्स जो इन सॉलिड्स को वेट करते हैं, मतलब ये सॉलिड की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से ऐसा बीट रहता है। तो इसके अंदर अगर आप ज्यादातर देखते हो तो आपको नजर आएगा कि इस पॉइंट को अगर हम ए नाम देते हैं, तो ये जो ए टू पी ये जो कंपोनेंट रहेगा ये एडहेसिव फोर्स इंडिकेट करेगा। इज इट ओके? और ये जो लिक्विड है ना, इसका अगर हम कोहेसिव फोर्स देखते हैं एसी, तो ये
ऐसा कंपोनेंट रहेगा। एसी ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, ये रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स इंडिकेट करने वाला है एसी। ओके, और ये एपी जो रहेगा ये रिजल्टेंट आपको एडहेसिव फोर्स इंडिकेट करने वाला है जो इस सॉलिड ने एक्सर्ट किया है। मतलब इस सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक, तो ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस पॉइंट ए पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इस वजह से इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो हम बीच में लेते हैं और वो एपी का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। अब इस एपी और एसी में अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं ना, तो आपको पता होगा डेफिनेटली ये रिजल्टेंट सॉलिड के अंदर रहेगा। ओके, इस वजह से ये रिजल्टेंट रहेगा ए आर। अब इस रिजल्ट को है ना, इस रिजल्टेंट को है ना हमें क्या करना है, अब एक टेंजेंट निकालना है। ओके, इस रिजल्टेंट को मतलब टेंजेंट बोल रहा हूँ, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये परपेंडिकुलर जो रहेगा ना एटी, ओके, ये हमारे रिजल्टेंट को एक परपेंडिकुलर है। इस रिजल्टेंट में और इस टेंजेंट के बीच में कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल रहेगा आप सॉलिड से स्टार्ट करने के बाद इस टेंजेंट टी तक, तो इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। इज इट ओके? यही हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया है। इज इट ओके? तो ये ऐसे लिक्विड के लिए मैंने आपको बताया जिस लिक्विड, जो लिक्विड वेट करता है सॉलिड को। ओके, तो उसके लिए मैंने आपको बताया, तो उसके लिए जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा, मतलब कॉन्केव शेप का रहेगा। ओके, और ये लिक्विड को वेट करने वाला है, तो इसके लिए जो एंगल रहेगा आपको इजीली नजर आ रहा है, ये एक्यूट रहेगा, ये 90 डिग्री से डेफिनेटली कम रहेगा। ओके, तो ये फर्स्ट केस है इसका। दिस इज द केस फर्स्ट, द लिक्विड विच वेट्स द सॉलिड। ओके, जो लिक्विड सॉलिड को वेट करता है उसके लिए ये बीट रहेगा। ओके, तो इसके पूरे ही कंडीशंस को हम देखते हैं। एपी मतलब रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स इंडिकेट कर रहा है, एसी मतलब रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स। ओके, और इन दोनों का भी जो रिजल्टेंट है वो सॉलिड के अंदर होगा। ओके, और ए आर वो रिजल्टेंट कंपोनेंट रहेगा, और इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो टी रहता है। तो इसके बीच में और फिर हम रिजल्टेंट मतलब जो हमारा सॉलिड का इंटरफेस है, सॉलिड का जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रहा है इसके बीच में और इस टेंजेंट के बीच में हम जो एंगल कंसीडर करते हैं ना, इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। इज इट ओके? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड होता है सरफेस टेंशन पर। जितना सरफेस टेंशन ज्यादा होगा लिक्विड के अंदर, उतना ही कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट लिक्विड के अंदर अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहा तो फिर सरफेस टेंशन बढ़ता है, और सरफेस टेंशन बढ़ने से ये एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ता है। सरफेस टेंशन अगर बढ़ा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है, और सरफेस टेंशन कम हुआ तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम रहता है। ओके, मतलब सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कोहेसिव फोर्स, these आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक भी बढ़ा तो बाकी सभी चीजें बढ़ जाती है। ओके, तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। ओके, एक बार लगा तो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दूं आपको, अलग अलग कंपोनेंट जो है वो कैसे कैसे हमें मार्क करने वो दिखेगा। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो 3 तरीके के लिक्विड्स होते हैं। कुछ लिक्विड्स का एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, कुछ लिक्विड्स का एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होता है, तो कुछ लिक्विड का परपेंडिकुलर होता है। इज इट ओके? तो इस वजह से हम लिक्विड्स को 3 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। ओके, और उनका नेचर भी अलग अलग होता है, मतलब कुछ लिक्विड वेट करते हैं सॉलिड को, तो कुछ लिक्विड वेट नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसा ये अलग अलग बीट रहेगा जो हमें देखना है इस सेक्शन में। ओके, तो अभी केस फर्स्ट दीजिएगा, केस फर्स्ट दीजिएगा। लिक्विड्स मतलब एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल है केरोसिन। केरोसिन, और आपने देखा होगा केरोसिन अगर हम ग्लास के अंदर डालते हैं तो केरोसिन का डेंसिटी हमारे वाटर से रिलेटिवली कम होता है, तो एट दैट टाइम ये केस ऑकर हो सकता है। ओके, इसका एक एग्जांपल है। तो अभी देखिएगा, इसका डायग्राम में निकालता हूं। तो केरोसिन ऐसा क्लास में लिक्विड रहता है कि जो सॉलिड के सरफेस को क्या करता है, वेट कर देता है। ओके, तो देखिएगा अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला है कि वो पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है हमें, उसका हम एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकालते हैं। तो इस पॉइंट को हम ए नाम देते हैं। तो इसके ऊपर सॉलिड की वजह से, मतलब ये यहाँ पर सब सॉलिड सेक्शन है, तो सॉलिड की वजह से उसके ऊपर रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होता है। ओके, तो ये रिजल्टेंट एफ मतलब एडहेसिव फोर्स रहेगा। कोहेसिव फोर्स एग्जैक्टली 45 डिग्री पर रहता है, तो ये रहेगा एफ सी। ओके, और
रिजल्टेंट जो फोर्स होता है यहाँ पर, ये इनसाइड द सॉलिड रहता है और ये एफ आर रहेगा। इज इट ओके? इस एफ आर का वैल्यू हम आपको पता है वेक्टर एडिशन होता है एफ सी और एफ ए का। इज इट ओके? तो अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला है कि एक टेंजेंट हमें ड्रॉ करना होता है। ओके, इस एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं एफ आर को, तो ये टेंजेंट ही हमें दे देता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये टेंजेंट रहेगा, तो यहां से लेकर यहां तक जो एंगल होगा इसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। ओके, थीटा सी से हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो इस वजह से ये पहला केस रहेगा एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट का। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी इस केस में देखिएगा एफ ए का वैल्यू ज्यादा रहेगा, और इस एफ सी का अगर हम कॉम्पोनेंट निकालते हैं ना थीटा से रिलेटेड, तो वो एफ सी कॉस ऑफ थीटा रहेगा, और यहाँ पर आपको पता है मतलब ये एफ सी एक्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पर रहता है। इज इट ओके? तो इस वजह से उसका वैल्यू हम एफ सी बाय रूट 2 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, और जो कोहेसिव फोर्स होता है वो एफ सी बाय रूट 2 होगा। ओके, हमेशा लिक्विड जो रहेगा वो 45 डिग्री पर रिजल्टेंट फोर्स उसका हमें दिखाना है, तो लिक्विड का जो कोहेसिव फोर्स का कंपोनेंट होगा वो हमेशा इस केस में एफ सी बाय रूट 2 आएगा। तो ये जो पहला केस है हमारा एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट का, इसमें एफ ए का वैल्यू एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन रहेगा एफ सी बाय 2 से। एफ सी मतलब कोहेसिव फोर्स जिसे हम रूट 2 से डिवाइड करते हैं। तो इस केस में लिक्विड का शेप कैसा नजर आ रहा है? कॉनकेव। ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा। ओके, शेप ऑफ मिनिस्कस, इसे मिनिस्कस कहा जाता है। लिक्विड जब किसी बीकर के अंदर डालते हैं ना हम, तो वो जो शेप एक्वायर करता है उस लिक्विड के अंदर उसे मिनिस्कस कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर मिनिस्कस का जो शेप होगा वो कॉनकेव होगा। ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एक्यूट है, मतलब डेफिनेटली थीटा सी लेस देन 90 डिग्री रहेगा। ओके, और फिर शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, तो ऐसे लिक्विड को अगर हम फ्लोर पर डालते हैं ना, तो इसका जो ड्रॉप होगा वो कुछ ऐसा शेप एक्वायर कर लेता है। तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ भी एक्यूडी होता है, और ये थीटा सी रहेगा। ओके, तो इसका जो ड्रॉप रहेगा उसका शेप कुछ ऐसा आएगा। ओके, और लिक्विड ऐसा लेवल, मतलब ऐसा लिक्विड अगर हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर डालते हैं तो इसका लेवल क्या होने वाला है? लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस। लेवल ऑफ लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ओके, कैपिलरी ट्यूब इसके बाद ही हम लेने वाले हैं। और ऐसा जो लिक्विड रहेगा, दिस टाइप ऑफ लिक्विड वेट्स द सॉलिड। वेट्स द सॉलिड सरफेस रहेगा। ओके, और इसका एग्जांपल दिया है उन्होंने जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहेगा ऐसा। ओके, एक केरोसिन का हम एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये बीट क्लियर हो गया होगा। केरोसिन अगर हम ग्लास के अंदर डालते हैं तो फिर उसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला केस है जिसमें एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट था। ओके, अभी हमें नेक्स्ट बीट देखना है। अगर हम ग्लास के अंदर वाटर डाल देते हैं तो फिर क्या होगा वो देखिएगा, और ये बीट अच्छे से याद रखना। ये जो बीट है इसके ऊपर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर। ओके, इसके बाद अब सेकंड केस रहेगा। जैसे हम ग्लास के अंदर अगर वाटर डाल देते तो सेकंड केस अराइज होगा। वाटर जब हम ग्लास के अंदर डालेंगे तो एग्जैक्टली प्लेन एंगल होता है ये। ओके, यहाँ पर भी मतलब कोहेसिव फोर्स रहता है एफ सी, यहाँ पर भी एडहेसिव फोर्स रहेगा एफ ए, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना ये एग्जैक्टली सरफेस के मतलब लाइन में रहेगा सॉलिड सरफेस के। इस वजह से इसका जो परपेंडिकुलर आएगा टेंजेंट ये यहाँ पर रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी एग्जैक्टली 90 डिग्री रहता है। ओके, तो ये वो केस रहेगा जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहने वाला है। ओके, तो वाटर अगर हम ग्लास के अंदर डालते हैं तो ये केस होगा। इस केस में एफ ए और एफ सी बाय रूट 2 ये जो दो फैक्टर्स है ना, एफ ए इज इक्वल टू एफ सी बाय रूट 2 रहेगा। एग्जैक्टली ये इक्वल होते हैं, इसी वजह से रिजल्टेंट उन दोनों के बीच में रहता है। इज इट ओके? मतलब एग्जैक्टली सरफेस के अलॉन्ग रहेगा। ओके, राइट एंगल रहता है यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सेकंड केस रहेगा। ओके, अब देखिएगा ऐसा लिक्विड अगर हम डाल देते हैं, मतलब लेवल ऑफ लिक्विड जो रहेगा, ऐसे लिक्विड्स का राइज भी नहीं होता है और फॉल भी नहीं होता है। ओके, लिक्विड नाइदर राइजेस नॉर फॉल्स। ओके, मतलब बीकर के अंदर अगर हम डालते हैं तो उसका लेवल बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा।
ओके और इसके बाद और भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिखना है तो ये भी लिक्विड ऐसे क्लास में आता है। दिस लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। ठीक है, और इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला वाटर और ग्लास का रहेगा। तो ऐसा ही बीट आने वाला है। अलग अलग केसेस में अलग अलग मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जनरेट होते हैं। तो ये सेकंड केस रहेगा। और शेप ऑफ मिनिस्कस, तो बिगर के अंदर डालने के बाद वाटर एग्जैक्टली प्लेन रहता है, तो इस वजह से शेप ऑफ मिनिस्कस इसका रहेगा प्लेन। तो ये सेकंड केस आएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड केस। लास्ट केस रहेगा ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो केस थर्ड अब क्या रहेगा देखिएगा, इसमें ऑप्टिक्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा। जैसे हम मर्क्यूरी को अगर हम डाल देते हैं किसी ग्लास जार के अंदर, तो वो मर्क्यूरी कुछ ऐसा शेप एक्वायर कर लेता है। कॉन्वेक्स शेप एक्वायर करेगा। तो शेप ऑफ मिनिस्कस यहाँ पर क्या होगा, कॉन्वेक्स। ओके, मर्क्यूरी का आपको पता है कि इंटर एटॉमिक डेंसिटी ज्यादा होता है, इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत इफेक्टिव होते हैं और ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से जो कोहेसिव फोर्स होता है यहाँ पर ये स्ट्रांग रहता है। ओके, और एडहेसिव फोर्स इसमें वीक रहेगा। इस वजह से जो रिजल्टेंट होगा ना, ये सरफेस के अंदर होता मतलब लिक्विड के अंदर होता है। ओके, इस वजह से ये अपार रहेगा। इसको अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो वो कुछ ऐसा रहेगा टेंजेंट। और इसके बीच में और सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल रहेगा ये मतलब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है। तो यहाँ पर आपको थीटा सी नजर आ रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा ये कैसे रहने वाला है, ऑब्ट्यूस रहने वाला है। ओके, तो ये टाइप ऑफ सेक्शन में आएगा जिसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे रहने वाला है, ऑब्ट्यूस। लिखिएगा इसे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। इस बिट में अगर हम देखते हैं तो ये थर्ड केस है। ये लिक्विड फॉल होता है अगर हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर डालते हैं तो। ओके, दिस टाइप ऑफ लिक्विड विल फॉल्स मतलब इनसाइड द बीकर, मतलब बीकर में उसका जो लेवल होता है एक्चुअल उससे ये थोड़ा कम हो जाता है इस इफेक्ट की वजह से। और ये भी ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो सॉलिड को वेट नहीं करते। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। और इसका एग्जांपल है ग्लास और मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अगर हम ग्लास के अंदर डाल देते हैं तो फिर ऐसा बीट रहने वाला है। इज इट ओके? तो तीनों भी केस यहाँ पर हमारे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के खत्म हो जाते हैं। ओके, और ऐसा ड्रॉप अगर हम डाल देते हैं किसी फ्लोर के ऊपर तो ये इलिप्सॉइडल होते हैं, ऐसा कुछ शेप एक्वायर कर लेते हैं। और इनका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है ना, यहाँ पर भी वो ऑब्ट्यूस रहता है। दिस थीटा सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। पिछले केस में भी हम निकाल सकते हैं। वाटर अगर हम डाल देते हैं ना किसी फ्लोर के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो वो वाटर एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। ओके, वाटर अगर हम सरफेस के ऊपर डाल देते तो एग्जैक्टली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उसका 90 डिग्री होता है। मर्क्यूरी का ऑब्ट्यूस रहेगा और केरोसिन का कम रहेगा। तो ऐसे तीन तरीके के ड्रॉप आपको नजर आएंगे। अगर अब एक ड्रॉप केरोसिन का, एक ड्रॉप अगर आप वाटर का, और एक ड्रॉप अगर आप मर्क्यूरी का किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर डाल देते हो, तो ऐसे शेप्स आपको मिलने वाले। ओके, केरोसिन का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस मतलब एक्यूट रहेगा, वाटर का 90 डिग्री, और हमारे मर्क्यूरी का ऑब्ट्यूस रहेगा। ओके, ऐसा इलिप्सोइडल शेप आपको नजर आएगा। इसमें अब एक चीज हमारा रह गया और वो है एफ का वैल्यू। ये जो एफ का वैल्यू ये यहाँ पर कम रहता है और एफ सी बाय रूट 2 ये वैल्यू ज्यादा रहेगा। ओके, ये कॉम्पोनेंट का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने से रिजल्टेंट लिक्विड के अंदर है। पिछली बार एडहेसिव फोर्स ज्यादा था पहले केस में, दोनों में फर्क समझ लो। पहले केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा था, इस वजह से जो एफ था ना ये सॉलिड के अंदर था, क्योंकि सॉलिड का फोर्स ज्यादा था इस पॉइंट ए पर। ओके, इस वजह से वो कॉन्केव शेप एक्वायर करता है। रिजल्टेंट यहाँ पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इस वजह से जो रिजल्टेंट है एफ ये लिक्विड के अंदर है। ओके, तो फर्क समझ में आ गया तीनों भी केसेस में। लिक्विड विच वेट द सॉलिड, लिक्विड विच डू नॉट वेट द सॉलिड। ओके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस कब रहेगा, एक्यूट कब रहेगा, और 90 डिग्री कब रहेगा। तो ये तीनों भी केसेस यहाँ पर पूरे डिफाइन हो गए। ओके, कुछ दिक्कत अब इसमें समझ में आ गया ये बीट?
ठीक है, तो अब एक लास्ट छोटा सा बिट है, वो लेने के बाद लगा तो कैपिलरी ट्यूब हम नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। ओके, क्योंकि टाइम अब कम बचा है। एक बिट है, अब देखिएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किस किस पर डिपेंडेंट होता है, ये हमें देखना है। ओके, अलग अलग बिट से हमें उसका मतलब डिपेंडेंसी देखना है। तो लिखिएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कब बढ़ेगा और कब कम होगा, ये हमें बताना है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन, पहला बिट रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप देखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन कम होता है। ओके, जितना सरफेस टेंशन मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही सरफेस टेंशन कम होता है। इसका प्रोपोर्शनलिटी का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा आपको कितना कम होता है, कैसा होता है। ओके, तो सरफेस टेंशन कम हुआ तो कोहेसिव फोर्स कम होता है, और कोहेसिव फोर्स कम होने से जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा वो भी कम होगा। ओके, तो ऐसा ये प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, लिखिएगा इसे। कैसे कैसे बताया मैंने, अब देखिएगा। टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन कम होता है, सरफेस टेंशन कम होने से कोहेसिव फोर्स कम होगा, और कोहेसिव फोर्स कम होने से एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होने वाला है। बस इतना ये बिट रहेगा। इसको उल्टा किया तो सभी चीजें उल्टे हो जाएंगे। टेम्परेचर कम किया तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा, और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ने वाला है। इज इट ओके? तो ऐसा इफेक्ट रहेगा टेम्परेचर का, बस और कुछ मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है। अभी सेकंड बिट रहेगा कॉन्टेमिनेशन। कॉन्टेमिनेशन मतलब लिक्विड के अंदर हम कुछ इंप्योरिटीज ऐड करने वाले। लिक्विड अब प्योर रहा तो अलग सरफेस टेंशन रहता है, कॉन्टेमिनेशन अगर उसके अंदर होता है मतलब कुछ इंप्योरिटीज अगर हम ऐड करते हैं तो फिर अलग केस रहता है। अभी इंप्योरिटीज दो क्लास में हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द मतलब सरफेस टेंशन ये प्रॉपर्टी अगर हमें डिफाइन करना है ना, तो एट द टाइम जो इंप्योरिटीज रहेंगे इसको हम दो क्लास में क्लासिफाई करता है। पहला रहेगा सॉल्यूबल इंप्योरिटी। ओके, अगर कोई सॉल्यूबल इंप्योरिटी रहा, सॉल्यूबल इंप्योरिटी मतलब पानी के अंदर अगर हम नमक डाल देते हैं, ओके, कॉमन सॉल्ट अगर हम पानी के अंदर डाल देते हैं ना तो वो उसमें घुल मिल जाता है, तो उसे सॉल्यूबल इंप्योरिटी कहा जाता है। ओके, तो जो कॉमन सॉल्ट रहेगा वो ऐसा एक टाइप का सॉल्यूबल इंप्योरिटीज होता है। सॉल्यूबल इंप्योरिटीज इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन। ओके, ये सब मैं आपको सिंबॉलिकली लिख कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, आप नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा। ओके, सॉल्यूबल इंप्योरिटी इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन इंक्रीज हुआ तो कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा, कोहेसिव फोर्स बढ़ा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ने वाला है। ओके, इज इट ओके? और जो पार्शियली सॉल्यूबल इंप्योरिटीज होते हैं, ओके, पार्शियली सॉल्यूबल इंप्योरिटी तो पार्शियली सॉल्युबल इंप्योरिटी मतलब पानी के अंदर अगर हम ऑयल डाल देते हैं, पानी के अंदर अगर हम केरोसिन डाल देते हैं, ऐसे चीजें होती है ना कि जो पानी के अंदर घुल मिलती नहीं है, तो उनको हम पार्शियली सॉल्युबल मतलब पार्शियली सॉल्युबल इंप्योरिटीज कहते हैं। तो ऐसे इंप्योरिटीज डालने के बाद जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कभी भी पानी में मिक्सअप नहीं होता है, मतलब वो ऐसी चीज होती है जो सरफेस टेंशन कम करता है। ओके, मतलब इस वजह से क्या होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम हो जाता है। इज इट ओके? याद रखना इंप्योरिटीज किस टाइप का है, इसके ऊपर सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू डिपेंड होता है। कुछ इंप्योरिटीज एंगल ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाते हैं तो कुछ इंप्योरिटीज एंगल ऑफ कांटेक्ट को कम करते हैं। अब रहा सवाल कौन सा, तो इसका आंसर रहेगा soluble impurity increases the surface tension which further increases the angle of contact. But insoluble impurities such as detergent, if we are adding to the water, at that time it decreases the surface tension and also decreases the cohesive force and angle of contact. Okay, तो ये बिट समझ में आ गया। बहुत अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर ही बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक सीईटी में, नीट में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, और लास्ट है इफेक्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट। इफेक्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट, तो आपने देखा होगा टीवी पर बहुत सारे ऐड आते हैं जब कभी भी मतलब वो दिखाते हैं कि कोई घर बारिश की वजह से उसमें लीकेज हो गया और छत से पानी टपक रहा है, तो फिर वो बोलते हैं कि ये लगाओ वो लगाओ। ओके, कुछ ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगा मैं, खामोखा उनका पॉपुलरिटी करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, तो कुछ ऐसे दो चार एड्स होते हैं, आपने देखा होगा। ओके, तो इस वजह से वो छत पर लगाओ तो पानी टपकना बंद हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं।
तो ये जो वाटर प्रूफिंग एजेंट होते हैं ना, ये एग्जैक्टली मतलब करते क्या है वो देखिएगा। ये अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहा ना तो उसको ऑप्ट्यूज बना देते हैं। आपको पता होगा ऑप्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके लिए होता है? ऐसे लिक्विड्स के लिए जो सॉलिड को वेट नहीं करते। इज इट ओके? मैंने आपको ऊपर ही बताया था, देखिएगा ये यहाँ पर थर्ड केस देखिएगा, लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड। अगर ये केस रहा तो ये केस कब ऑकर होता है? जब थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। तो ये वाटर प्रूफिंग एजेंट वही काम करते हैं, जो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा जहां पर भी, उसे वो ऑप्टिज बना देते हैं। तो इतना ही काम रहता है वाटर प्रूफिंग एजेंट का। ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट ही इंक्रीज करते हैं। ओके, तो लिखिएगा इसका, ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, लिखिएगा अच्छे से, स्टार मार्क कीजिएगा इसे। एंगल ऑफ कांटेक्ट, angle of contact increases due to the presence of waterproofing agent. It changes from acute to obtuse. बस इतना ही ये बीट रहेगा, इसे अंडरलाइन कीजिएगा बस। तो इतना ही बीट रहता है, और यही ये जो बीट है ना, मतलब इफेक्ट ऑफ अलग अलग चीजों का इफेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट पर, और यही इफेक्ट एग्जैक्टली हमारे सरफेस टेंशन पर है। इज इट ओके? जहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा वहां पर सरफेस टेंशन भी बढ़ने वाला है, और जहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होगा वहां पर सरफेस टेंशन भी कम होने वाला है। तो दोनों के इफेक्ट को अलग अलग स्टडी करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इजीली ये बीट आपने अगर स्टडी किया तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ओके, और एक ही बीट रिमेनिंग है, जो मिनिस्कस मैंने आपको बताया था उसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि एग्जैक्टली मिनिस्कस किसे कहा जाता है। ओके, द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो आज हम ये स्टॉप करते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिएगा सिर्फ। द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड which is near the walls of a vessel and which is curved because of surface tension is known as meniscus. तो इसे मिनिस्कस कहा जाता है। ओके, तो अब इसी के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं। जब कभी भी हम कैपिलरी ट्यूब मतलब एक टेस्ट ट्यूब होता है जिसका छोटा सा डायमीटर होता है। द टेस्ट ट्यूब विच हैविंग स्मॉल बोर इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। ओके, और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर हम अलग अलग लिक्विड डालते हैं ना, तो कुछ लिक्विड राइज होते हैं, तो कुछ लिक्विड फॉल होते हैं, तो कुछ लिक्विड एज इट इज रह सकते हैं। मतलब अलग अलग केसेस वहां पर ऑकर होते हैं कैपिलरी ट्यूब डीप करने के बाद लिक्विड के अंदर। तो यही बिट हमें कल के लेक्चर में देखना है। ओके, व्हेनेवर वी आर इंसर्टिंग कैपिलरी ट्यूब इनसाइड द लिक्विड, एट दैट टाइम लिक्विड गेट राइज और फॉल, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी। ओके, और यही कैपिलरी ट्यूब्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी कल के लेक्चर में करने वाले हैं। टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। अब ये कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी एक्शन और उसका एक छोटा सा डेरिवेशन ये होने के बाद टॉपिक हमारा कल खत्म हो जाएगा। तो कल एक लेक्चर में टॉपिक खत्म करके हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो कल सरफेस टेंशन हमारा 100% खत्म हो जाएगा। थैंक यू।